नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं राम जी यादव। उत्तर प्रदेश में नई सरकार को बने हुए लगभग 1.5 महीने हो चुका है और 2022 के चुनाव के बाद 2024 की रणनीतियां बनाई जाने लगी हैं, फासिस्ट सरकार को हटाने की नीतियां। क्योंकि लगातार लोगों ने देखा कि जिन मुद्दों का कोई अस्तित्व नहीं था वो मुद्दे सामने आए। हनुमान चालीसा पढ़ने की बात आई और पूरे देश में हनुमान चालीसा पढ़ने वालों की एक पूरी कतार पैदा कर दी गई और उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, 5 टाइम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। कई जगहों पर संघी गुंडे दंगे कराने के लिए मंदिरों में और मस्जिदों में अलग अलग सूअर और गाय का मांस फेंकने का पूरा काम कर रहे हैं। अभी 5 लोग जो है फैज़ाबाद में पकड़े गए और तमाम सारा जो पूरा नैरेटिव है बदल गया है। न्याय की जो जंग है वो न्याय की जंग थोड़ा पीछे हो गई है और उसी के साथ साथ ये है कि मज़दूरों और किसानों का मुद्दा परिदृश्य से गायब होता गया है। कल आने वाला जो 1 मई का दिन है वो मजदूर दिवस के रूप में पूरी दुनिया मनाती है, लेकिन भारत में मज़दूरों का जिस तरीके से पूरा सफाया हो गया है तमाम सारी जगहों से और असंगठित क्षेत्रों का विस्तार हुआ है, उसमें मनमाने तरीके से उनका शोषण और उनका उत्पीड़न चल रहा है। कुछ ऐसे ही हालात किसानों के भी हैं। आप जानते हैं कि किसान आंदोलन ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की, एक ऐतिहासिक उदाहरण बना वो। और आने वाले दिनों में जब भी संसद में पारित होने वाले कानूनों के खिलाफ जनता की कोई आवाज़ बड़ी बनेगी तो किसान आंदोलन ही उसका एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन किसान आंदोलन में कई ऐसी चीज़ें आई उस जीत के बाद जो उसके भटकाव के तौर पर दर्ज की गई हैं और साथ साथ यह है कि किसानों के मुद्दे जो केंद्रीय तौर पर होने चाहिए, उठने चाहिए, वो किसानों के मुद्दे लगातार पीछे होते जा रहे हैं। आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के जाने माने किसान नेता रामजन्म जी उपस्थित हैं और उनका स्वागत है। रामजन्म जी, आपका स्वागत है। ये समय अभी चल रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार बनी और 4 और राज्यों में सरकार बनी, लेकिन इस सरकार में किसानों का जो आंदोलन था, इतना बड़ा आंदोलन था जिसके 3 कानून वापस ले लिए गए। लेकिन इसके साथ साथ यह था कि किसान आंदोलन ने बहुत सारी ऐसे सवालों को भी खड़ा किया, बहुत सारे ऐसी स्थितियों को सामने ले आके रखा कि किसानों का शोषण कितने रूपों में कहाँ हो रहा है और उनके सामने आजीविका का कितना गहरा संकट है। क्या आपको लगता है कि यह सरकार जानबूझकर इस तरीके से किसानों के मुद्दों को पीछे ढकेल रही है या संयुक्त किसान मोर्चा जैसे बड़े किसान संगठन उन मुद्दों को सामने ले आने में असफल साबित हो रहे हैं? देखिए, जब समझौता हुआ भारत सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, तो एक बड़ी मांग थी, एक नई मांग थी जो सरकार उन पे थोप रही थी। 3 कृषि कानून, जिसको हम काले कानून कहते हैं, उसको सरकार ने वापस ले लिया और 5-6 उनकी मांग है उसको सरकार हल करने का वादा करके, समझौता करके ये आंदोलन वापस हो गया। और जिस तरह से 5-6 महीने हो गए हैं, जिस तरह से उसको सरकार उसके साथ उसको देख रही है, इन सब समझौते को, लग रहा है कि सरकार उससे मुकर गई है। अब पूरी तरह से, खास करके यूपी चुनाव के बाद तो सरकार पूरी तरह से मुकर गई है। क्योंकि यूपी चुनाव जीतने के बाद भाजपा को लगता है कि हम पूरे भारत पे फतह कर लिए, मतलब सब हमारे कब्जे में आ गया है, अब जो चाहेंगे वो कर रहे हैं। अब जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे थे, जो चीज़ें, जो घटनाएं घट रही हैं, उससे तो लगता है कि अब इस संविधान को किनारे करके एक नए तरीके से इस देश को चलाना चाहते हैं और वो जो उनका अपना एजेंडा है उसको वो फिर से इस देश के सामने लागू करना चाहते हैं। लेकिन ये भारत है, भारत गाँव का देश है, किसानों का देश है। यहाँ लगातार भारत में विदेशी आए, गजनवी आया, अंग्रेज आए, तमाम तरह के लोग आए, इस सबको ये भारत झेल गया। लेकिन इसकी जो खूबसूरती है वो बनी रही, बची रही। तो यदि इसकी खूबसूरती को गजनवी और अंग्रेज नहीं ढहा पाए तो मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह और मोदी इसको कुछ कर पाएंगे। लेकिन
ये बहुत बड़ा बहुत दुखद बात है कि इस देश में जो चीज़ें, जैसे एक हालात 1947 के आसपास भी ऐसी बन गई थी, देश की ऐसे ही बन गई थी। मतलब तमाम नफ़रत की चीज़ें फैल गई थी, लोग आपस में दंगा फसाद कर रहे थे, वैसे एक हालात इसने पैदा कर दिया है। और देश का जो ताना बाना था वो सब छिन्न भिन्न हो गया है। मतलब महंगाई आप देखिए, लोगों की आमदनी देखिए, रोजगार देखिए, खेती किसानी को आप छोड़ दीजिए, खेती किसानी के मुद्दे को आप एक मिनट के, ये सबसे बड़ा मुद्दा है भारत जैसे देश के लिए। बिना इसका हल किए भारत में कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती। मेरे जैसे कार्यकर्ता की सोच है कि भारत में यदि खुशहाली आनी है तो खुशहाली जिसको चौधरी चरण सिंह कहा करते थे, भारत में खुशहाली खेत और खलिहान से होके जाएगी और भारत की राजनीति भी वहीं से जाएगी। अच्छा, ऐसा होता रहा है। एक सवाल मेरा है कि उत्तर प्रदेश और बाकी 4 राज्यों में जीत के बाद, 3 राज्यों में जीते, एक में पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी आई, तो 4 राज्यों की फतह के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में 2 इशारे किए। एक तो लाभार्थी वर्ग का किया। लाभार्थी वर्ग एक ऐसा टर्म है जो अभी हाल ही में जो आया है, और लाभार्थी वर्ग से पहले उन्होंने लोगों से कहा कि आपने हमारा नमक खाया है तो नमक का हक भी अदा कीजिए। इस तरह की बातें आईं। और महिलाओं से जब पूछा गया एक जगह, तो मैंने नरेंद्र मोदी ने स्वयं जिक्र किया कि एक महिला ने कहा कि हमने नमक खाया तो नमक हरामी नहीं करेंगे। ये जो तमाम सारी चीज़ें ऐसी आईं, लाभार्थी वर्ग आया, तो क्या आपको लगता है कि किसानों का, खेतीहर मजदूरों का जो अंतर संबंध था अब उसी तरीके से रह गया जैसे लाभार्थी वर्ग के अभ्युदय के पहले था, या कुछ बदला है उसमें? देखिए, समय परिस्थिति काल के हिसाब से चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। अभी जो है खेती के, कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब पहले जैसी सामंती व्यवस्था खेती किसानी में नहीं है। मजदूर अपने मन से काम करता है, उसमें बहुत ज़्यादा दबाव नहीं होता। थोड़ा बहुत तो दबाव, तो एक वर्चस्ववादी ताकत इस देश में पहले से रही है, अब भी है। वो सत्ता में भी उसकी ताकत है, उसकी ताकत गांव में भी है। और गांव में पहले था कि वो गांव में रह के ये वर्चस्व कायम का, आज की तारीख में वो शहरों में रहता है, सत्ता के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन वो उसका वर्चस्व वहाँ भी चलता है। तो जैसे किसान आज की तारीख में जिस हालात में पहुंच गया है, कमो बेश उसी हालत में मजदूर भी है। उससे बुरी हालत है, उसके पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन संसाधन भी, जिंदा रहने के जितने भी संसाधन है, विकास करने के जितने भी संसाधन, आगे बढ़ने के जितने भी संसाधन है, वैसा ही है। उसका बच्चा भी उसी प्राइमरी पाठशाला में पढ़ता है जिस प्राइमरी पाठशाला में उस मजदूर का बच्चा पढ़ता है। सच में जो किसान है इस देश का, मुझे लगता है 50% ऐसे लोग इस देश में हैं। 50% में कुछ और कैटेगरी आप बनाएंगे, लेकिन 50% ऐसे लोग हैं, उसमें ज़्यादातर लोग खेती से जुड़े हुए लोग हैं, उसके बाद मजदूर हैं। सबकी हालत एक जैसी हो गई है। मेरा सवाल ये था कि जो लाभार्थी वर्ग, जब आपको सरकार से कुछ रियायती मूल्य पर या फ्री में अनाज मिलता है, तब आपका काम करने का जो संबंध है वो ख़त्म होता है, और उसके साथ साथ संवाद भी ख़त्म होता है। एक व्यक्ति जो लाभ ले रहा है सरकार से, वो ग्रामीण समाज में उसी तरीके से उसके संबंध नहीं रहते हैं। डांड-मेड़ का झगड़ा भी ख़त्म होता है या वो तिरोहित हो जाता है। किसानों के बीच में, खेतीहर मजदूरों के बीच में, और तमाम सारी जो जमातें हैं अलग अलग, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उनकी जमातें बदलती हैं। क्या उनके बीच के संबंध अब बदल गए हैं पूरी तरह से? देखिए, संबंध तो उस तरह से नहीं बदले हैं। संबंध तो, इस माटी में कुछ ताकत है, वो संबंध बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ हुई है कि जब इस देश में आज़ादी मिली, आज़ादी आंदोलन के दौरान, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक सपना लोगों के अंदर जगा कि खुशहाली और बराबरी आएगी, ऐसा एक स्वराज आएगा, ऐसा बना लोगों के अंदर। और जो सत्ताएं हैं
इस देश में जो सत्ताएं चली लगातार 70-75 साल में, उसने लोगों के अधिकार नहीं दिए, जो संविधान में लिखे गए अधिकार थे वो नहीं दिए। कुछ सुधार की बात लगातार होती रही है, और आज की तारीख में जो जिसको आप लाभार्थी करते हैं, समाज को एकदम स्वार्थी, लालची ऐसा बना दिए हैं कि लोग कटोरा लेके खड़े हैं सड़कों पर। बड़ा से बड़ा आदमी भी लाल कार्ड बनाने के लिए लाइन में खड़ा रहता है, इतना लालची लोगों को। ऐसा क्यों है? लालच स्वाभाविक है या जरूरत है? देखिए, एक तो बड़े तबके के बड़े हिस्से के लिए लालच जरूरत है, उसको पैसा चाहिए, उसको अनाज चाहिए, उसको नमक चाहिए, उसको तेल चाहिए, उसके बच्चे को पढ़ाई चाहिए, उसको सब्सिडी चाहिए, उसकी ज़रूरत हो गई है। और एक तबका है जो लगातार चीज़ें बटोर रहा है, वो भुगतावादी उसमें चला गया है, उसको एक बड़ा सा अंबार खड़ा करना है। जैसे उसका गांव में भी एक कोठी है, उसका मन होता है तो शहर में भी एक कोठी बना लेता है। वो कहीं शिकागो वगैरह में भी उसका बस चले तो कोठी कहीं लंदन में, कहीं शिकागो, दुनिया के बड़े देशों में भी। कुलक किसान, हाँ, कुलक किसान। तो एक ऐसा समाज बना, इस ये जो बाजारवादी व्यवस्था है या पूंजीवादी व्यवस्था, जो भी कह लीजिए उसको, बाजारवाद तंत्र है, वो लोगों को ऐसा बना दिया है। ऐसा सपना, मतलब दुनिया में सारे जगहों पे जहाँ जाए, वो जाए या नहीं जाए, रहेंगे तो एक ही जगह, खाएंगे तो एक ही रोटी, एक ही मकान में रहेंगे, एक ही कमरे में रहेंगे, सब कमरे में वो थोड़ी प्रवास करेंगे, रहेंगे। लेकिन उनको एक ऐसा सपने में बांध दिया है कि वो सब चीज़ें बटोर के कब्जा कर लिए, कब्जा किए। लेकिन एक सवाल बार बार मेरे मन में आता है कि अगर लाभार्थी वर्ग जो बना है, लाभार्थी वर्ग बनाने की एक पूरी प्रक्रिया चली तब लाभार्थी वर्ग बना, दो सवाल इसमें मेरे सामने लगातार उठते हैं। एक तो यह है कि क्या इनको मतलब लाभ देने की बजाय रोजगार दिया गया होता तो क्या इस तरीके की चीज़ें होती या बिल्कुल अलग होती? और दूसरी चीज़ कि क्या रोजगार के सवाल पर फिर से कोई ऐसी चीज़ आ सकती है, मसलन मनरेगा जैसी चीज़ तो धीरे धीरे अपनी मौत मर रही है, लेकिन रोजगार का क्या कोई ऐसा मोर्चा है गांव में जो बन सकता है, उठ सकता है, या फिर नहीं बन सकता? देखिए, ये जो रोजगार, बेरोजगारी तो महामारी की तरह आप देख रहे हैं। मतलब पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी हम लोगों तक दिखती है, जो कम पढ़े लिखे हैं, अक्षर ज्ञान है, जो भी है, मतलब हाई स्कूल, इंटर या बीए किए हुए लोग हैं, जिनकी पढ़ाई सामान्य सी पढ़ाई होती है, उनको हम उनके लिए रोज़गार की बात हम बहुत कम सोचते हैं, बहुत कम देखते हैं, उनकी तड़प को हमको दिखता नहीं है। लेकिन आप ये पूरा रोज़गार का सवाल का आप गहराई में जाके देखिए तो इसका हल क्या है? इसका हल क्या है? इतनी सरकारी नौकरी हो सकती है क्या? नहीं, सरकारी नहीं, लेकिन असंगठित क्षेत्र में हाँ, हो सकता है। एक हमारे जो हमारे उद्योग हैं, उद्योगों में होगा ना, फैक्ट्रियों में होगा, मिलों में होगा, ये जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है वहाँ होगा। इनकी बनावट देख लीजिए, इनका आर्थिक भूगोल देख लीजिए, इनकी और भी बनावट देख लीजिए, तो उसमें रोजगार हैं क्या? आप उसको गहराई में जाके जांचिए तो रोजगार नहीं है। तो रोजगार कहाँ मिलेगा? ये भी है ना, आप सुझाएंगे कि रोजगार कहाँ मिलेगा। मेरा मानना है कि यदि खेत में काम करने वाले लोगों का और कपड़ा बनाने वाले लोग, मैं अभी दो सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अन्न वस्त्र की बात मैं कर रहा हूँ, जो अन्न पैदा करता है, जो वस्त्र पैदा करता है, उसकी बात कर रहा हूँ, उसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। यदि इन दो क्षेत्रों में इनके श्रम और ज्ञान का वाजिब दाम मिल जाए, न्याय संगत दाम मिल जाए, तो रोजगार का सवाल भी बहुत बड़े स्तर पे हल हो सकता है। ये दो चीज़ आधा मेरा अपनी समझ है कि 50% रोजगार का सवाल यहाँ से हल हो सकता है। लेकिन दोनों ही क्षेत्र जो है, खासतौर से टेक्सटाइल्स का जो पूरा क्षेत्र है वो भी ख़त्म होता जा रहा है लगातार। एक चीज़ ये है कि संगठित तौर पर जब आप किसान आंदोलन की बात करते हैं तो किसान आंदोलन का दायरा क्या यह हो सकता है कि वो बड़े किसान जो माने MSP तक लेने की स्थिति में अपनी उपज पैदा करते हैं, या किसानों का जो पूरा बहुत बड़ा दायरा है, जैसे महिलाएं हैं, खेतीहर मजदूर हैं, भूमिहीन किसान हैं, और तमाम इस तरह के लोग जो है, छोटे किसान हैं, मध्यम किसान हैं,
उन सारे लोगों के मुद्दे किस तरीके से एक साथ किसान आंदोलन उठा सकता है, कैसे उठाना चाहिए, नहीं लेकिन नहीं उठ रहा है, क्या संकट है इसके पीछे? ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें विस्तार से बताता हूँ जो मेरी अपनी समझ है। एमएसपी की मांग किसान आंदोलन की एक प्रमुख मांग है। आज की तारीख में किसान आंदोलन एमएसपी की मांग पे टिक गया है। आखिर एमएसपी की मांग क्या है? ये एमएसपी की जो मांग है किसान के आय की मांग है, आमदनी की मांग है। भाई खेती में आमदनी नहीं है, इसलिए एमएसपी की मांग बन रही है। और मैं जो देखता हूँ पूरे असंगठित क्षेत्र को, पूरा विशाल असंगठित क्षेत्र है। कभी काशीराम उस स्टाइल में उसको 85% टाइप का कहते हैं। मैं इस देश के 85% लोगों को देखता हूँ तो वो छोटी पूंजी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं, कारोबार करते हैं छोटी पूंजी से। ये जो छोटी, और किसान भी छोटी पूंजी का कारोबारी है, उत्पादक है। तो ये जितने तरह के छोटी पूंजी के कारोबारी हैं, यदि इनको कोई आर्थिक संरक्षण नहीं दिया गया, ये जो काम करते हैं इनके आमदनी की कोई गारंटी नहीं बनेगी आर्थिक क्षेत्र में, तब तक इस मसले का अब कोई हल नहीं हो सकता। इस तरह से उसको ये एमएसपी की मांग, मेरा मानना है कि किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा तो हमारे जैसे किसान कार्यकर्ता जो उसमें लगे हैं उस एमएसपी की मांग को एक छोटी पूंजी के बृहत्तर क्षेत्र से जोड़ने का काम भी हम करेंगे। समय समय पे किसान आंदोलन के जो बड़े नेता हों उनसे बातचीत करके क्योंकि ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है, एमएसपी की लड़ाई तभी जीती जा सकती है क्योंकि एमएसपी की लड़ाई इस व्यवस्था में नहीं जीती जा सकती है। ये जो राजनैतिक व्यवस्था आज की तारीख में है, इस राजनैतिक व्यवस्था में किसान को उसके श्रम और ज्ञान का न्याय संगत दाम नहीं मिल सकता है, मेरा अपनी समझ है। अभी जो पूर्वांचल में खास तौर से जहां आप लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, किसान आंदोलन लगभग अब अपने अपने जगहों पर उसके लोग लौट चुके हैं, लेकिन मुद्दे जस के तस बने हुए हैं। तो अभी पूर्वांचल में किस तरह से किसान आंदोलन अपनी गतिविधियों में लगा है, क्या उसकी डिमांड है, क्या गतिविधियाँ हैं? देखिए, पूर्वांचल एक खास किस्म का क्षेत्र है। इसको सीधे एमएसपी की मांग इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है, लेकिन हम जैसे ही उसको छोटी पूंजी के क्षेत्र से जोड़ेंगे, मैं तो कहता हूँ कि छोटी पूंजी से जीविकोपार्जन करने वाले, देखिए भाई, जब जो लोग जो क्षेत्र पिछड़ गया है, अब भाई अंतोगत्वा हमारा संविधान, बाबा साहब का संविधान, गांधी का स्वराज, दोनों क्या कहता है इस देश में? दोनों का मकसद है, मेरे जैसे कार्यकर्ता की समझ है, दोनों का मकसद है कि भारत एक बराबरी और खुशहाली का समाज बने, देश बने। और भारत में बराबरी और खुशहाली कैसे आएगी, यही तो असली लड़ाई है। भारत में बराबरी और खुशहाली कैसे आएगी? आज की तारीख में जो आर्थिक गैर बराबरी है इतनी असंतुलित हो गई है कि एक व्यक्ति, कभी इस बात को डॉक्टर लोहिया 3 आना बनाम 13 आना करके जवाहरलाल नेहरू के कुत्ते का खर्च और आम आदमी की आमदनी, उससे एक लोकसभा में इसको उठाया था। कभी इस जो महंगाई का जो दिख रहा है उसमें दाम बातों की बात किए थे। उस तरह की चीज़ सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बगैर उसके कोई रास्ता मेरे जैसे आदमी को नहीं दिखता है, बगैर उसको। और उसको मेरा तो सीधा सीधा मानना है कि भाई सरकार एक लिविंग वेज, अपने एक वेतन आयोग बनाती है, अपने कर्मचारियों को जीवन निर्वाह करने का एक पैमाना बनाती है। तो जो किसान है, जो अनाज पैदा करता है, जो कपड़ा बनाता है, जो लोगों को रेहड़ी पटरी पे खड़े होकर सेवा देता है, उसके लिविंग वेज की क्यों नहीं? वो भी तो देश का काम कर रहा है, वो देश का नागरिक है और उसका पूरा, उसके लिविंग वेज की बात क्यों नहीं आप करते हैं? उसको उस
मतलब मैं प्रति व्यक्ति की बात नहीं कर, लेकिन हर परिवार जो इस तरह के काम में लगे हैं, कपड़े बनाने के काम में, अनाज उत्पादन के काम में, या इस तरह की सेवा, छोटी छोटी सेवा देने के काम में लगे हैं, उनकी आमदनी आप तय करो कैसे होगी। उनकी आमदनी सरकारी कर्मचारी के बराबर होनी चाहिए, हो, ऐसी हमारी मांग। इस आंदोलन को हम वहाँ तक ले जाने का सोच रहे हैं। हमारी कल्पना है, हमारी कल्पना का जो किसान आंदोलन है वहाँ तक पहुँचता है एमएसपी के मार्फत। बहुत बहुत धन्यवाद राम जन्म जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मित्रों, अभी आप देख रहे थे राम जन्म जी से बातचीत। राम जन्म जी जो उत्तर प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण किसान नेता हैं और लगातार काम कर रहे हैं पूर्वांचल में किसानों को संगठित करने के लिए, और लगातार अलग अलग ज़िलों में जाके अपनी बात रख रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह चैनल आपका है और जो बुनियादी मुद्दों की बात करता है।